नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र टू गोवा, मोदी ने दी बम्पर सौगात। शॉर्टकट पॉलिटिक्स पर पीएम मोदी का स्ट्राइक मुफ्त का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों को किया एक्सपोज। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद की शपथ पूरी, पर सियासत अभी भी जारी। प्रतिभा सिंह के लंच के न्योते को राहुल गांधी ने ठुकराया, मंच पर ही रानी का हुआ अपमान। गुजरात में केजरीवाल को बड़ा झटका, आप विधायक भूपत बयानी होंगे बीजेपी में शामिल। आप एमएलए ने खोली केजरीवाल की पोल। सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। 12 दिसंबर को होगी सुनवाई। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आदेश गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। वीरेंद्र सचदेवा बने कार्यकारी अध्यक्ष। आज की सबसे पहली खबर में बात शॉर्टकट पॉलिटिक्स पर पीएम मोदी के कड़े प्रहार की। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा दौरे पर पहुंचे, जहां नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो में किया सफर, बजाया ढोल, साथ ही गोवा को मोपा एयरपोर्ट की सौगात दी। अपने इस दौरे में पीएम मोदी ने शॉर्टकट पॉलिटिक्स पर विपक्ष पर तंज कसा। देश की जनता को आगाह करते हुए कहा कि वो शॉर्टकट की राजनीति करने वालों से सावधान रहे। विपक्षी दलों पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। शॉर्टकट से देश चल नहीं सकता। पीएम मोदी तो दौरे पर है, पर शॉर्टकट पॉलिटिक्स पर पीएम मोदी का कितना बड़ा प्रहार। देखिए, प्रहार का असर ये हुआ कि सारे विपक्षी नेता बिलबिला उठे। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, ममता बनर्जी, तमाम तरह से प्रतिक्रिया जो उधर से आना शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री ने भी तो ये कहा था 14 लाख रुपए देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बातें अलग है। दिक्कत क्या है, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी एजेंडा उन्होंने तय कर दिया है कि इसको 1000 रुपये महीने, तो फ्री बिजली, तो फ्री पानी, ट्रैवल फ्री, तो अयोध्या लेकर के जाएंगे। ये तमाम चीज़ें और लोगों को एक तरीके से प्रलोभन देकर वोट मांगने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स पेयर के पैसे का सही इस्तेमाल हो और जो पार्टियां चुनाव जीतने के लिए, अपनी राजनीति साधने के लिए सरकार का खजाना बिना किसी सोच के, बिना कोई दूरदृष्टि के, बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी प्लान के खोल देती है, ऐसे नेता, ऐसी सरकार टैक्स पेयर के सबसे बड़े दुश्मन है। बात भी सही है भाई। आपको अपनी राजनीति करनी है, टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल आप गरीबों के उत्थान के लिए करें, टारगेटेड बेनिफिट दें, तब बात समझ में आती है। गरीबों के कल्याण के लिए पैसे लगाएं, बात समझ में आती है। आप कह देंगे कि सारी महिलाएं के लिए ट्रैवल फ्री, बस में टिकट नहीं लगेगा, तो धन्ना सेठ की जो पत्नी है वो भी फ्री में जाए। ये कौन सा सोशल जस्टिस है? ये कौन सा वेलफेयर स्कीम है? आप कह दें कि भाई पानी फ्री, तो ग्रेटर कैलाश में बैठे हुए खरबपति, उनके भी पानी को फ्री का आप कर देंगे। किस चीज के लिए? आपको अकल तो लगाना पड़ेगा। ये किस लिए? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और प्रधानमंत्री ने इस चीज को उठाया है, तो ऐसे हवा में नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है कि मुफ्तखोरी क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, और इलेक्शन कमीशन अगले चुनाव से पहले एक इस तरह का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये शामिल करने वाली है कि अगर आप रेवड़ियाँ बांटोगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा कि क्या जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य में उस तरह के स्कीम को लागू करने के लिए पर्याप्त धन है भी या नहीं। आपकी पोल पट्टी इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले ही खोल देगा। इसलिए अटैक सटीक है
और ये एक ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान को श्रीलंका बना देगा और इस नीति का विरोध लाजमी है। फिलहाल तो कहीं चुनाव नहीं है, इस वक्त ये बयान देना क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, चुनाव के दौरान अगर इस तरह का मैसेज दिए होते तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर क्रिटिसिज्म होता कि देखिए, आप अपने अपोनेंट से लड़ नहीं सकते तो आप इस तरह की नीतियों के ऊपर आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव नहीं है, इसलिए थोड़ा सेंसिबल होकर के क्या सही है क्या गलत है उस तरह की नीति बनाने की आवश्यकता है। जी, अगली खबर में बात हिमाचल की, जहां शपथ तो हुई पूरी पर सियासत अभी भी जारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली है, तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पर सियासत हिमाचल प्रदेश में थमा नहीं है। आज जब प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को लंच का न्योता दिया तो राहुल गांधी ने मंच से ही सीधा न्योता ठुकरा दिया। हिमाचल प्रदेश में शपथ की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, पर सियासत क्यों नहीं थम रहा? देखिए, जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि प्रतिभा सिंह जी को प्रियंका वाड्रा का वरद हस्त प्राप्त था। प्रियंका वाड्रा चाहती थी कि प्रतिभा सिंह बने मुख्यमंत्री, लेकिन राहुल गांधी के कैंडिडेट ये सुक्खू थे, इसलिए उनकी जीत हो गई। अब इसमें एक और पेच फंस गया और बार बार प्रतिभा सिंह जी ये कह रही हैं कि मेरे दिवंगत पति वीरभद्र सिंह के नाम पे आप चुनाव लड़े और हमें ही आपने ठुकरा दिया। अब सही राजनेता होते राहुल गांधी तो प्रतिभा सिंह के घर जाकर के लंच किए होते, मामला को शांत करने की कोशिश की होती। एक तो ऑलरेडी पीड़ा में ये वीरभद्र सिंह का परिवार कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया, ऊपर से आपने सरेआम उनकी बेइज्जती कर दी और खबर भी फैला दी कि भाई राहुल गांधी ने रिजेक्ट कर दिया, लंच के लिए मना कर दिया। तो ये राहुल गांधी ने जो आज किया है, ये उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की टूट की, उसका कहते हैं बीजारोपण करके वो आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। पार्टी एकजुट नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ चुका। अब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मैनेज करने के बजाय इन्होंने और खेल खराब कर दिया और लोग बड़े नाराज हैं कि आप इस तरीके से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी को पब्लिकली ट्रीट नहीं कर सकते। पर जल्दबाजी में फैसला, जल्दबाजी में शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम आयोजन हुआ, कहीं ये कांग्रेस को महंगा ना पड़ जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी पता नहीं किस तरीके से चीज़ों को वो मैनेज कर रही है। एमसीडी का चुनाव जीतता है केजरीवाल, इतना डंका बजाना शुरू कर देता है। बीजेपी हिमाचल हार जाती है, एमसीडी हार जाती है, फिर भी सेलिब्रेट करती है। राहुल गांधी की राजनीति इस कदर से इसको कह सकते हैं कि हो रही है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत को भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। बड़ी दुखद है। जी, तीसरी खबर गुजरात से, जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप एमएलए भूपत भयानी ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। आपके नवनिर्वाचित विधायक भूपत भाई ने बीजेपी का समर्थन करने का फैसला किया है और जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भूपत भयानी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूं, वो देश के गौरव है। ये क्या आपके एमएलए तो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कहीं बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे? भाई, अब तो केजरीवाल तो ना घर के रहे ना घाट के। एक ने तो बयान दिया है, बाकी सबकी भी तैयारी है। 5 के 5 वो भारतीय जनता पार्टी में जाने को बेकरार हैं। वो क्यों है? क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी का जो क्रियाकलाप है वो पूरी तरीके से तानाशाही वाला सिस्टम है। वहां पे केजरीवाल आम आदमी पार्टी को अपनी मिल्कियत समझते हैं, ही ओन्स इट, और इसीलिए बहुत ही डिक्टेटरशिप वाला रवैया है। पार्टी में लोगों का दम घुटता है। अब सिर्फ 5 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो वहां पे क्या करेंगे? जहां जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, वहां थू थू हो रही है। लोग कहते हैं भाई तुमने जो है टुकड़े टुकड़े गैंग में तुम शामिल हो गए, तुम हिंदुओं के खिलाफ
जो आवाज उठाती जो पार्टी उसके साथ आप खड़े हो गए, तो ये लोग तो चले जाएंगे उधर। लेकिन जो बयान आया है वो आप समझिए क्या उन्होंने बयान दिया। उन्होंने केजरीवाल को आईना दिखाया है। अब ये आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हम अपनी जनता से पूछेंगे। यही दिल्ली में कहता है ना कि हम जनता से पूछ के फैसला लेंगे, जनता से पूछ के हम पॉलिसी बनाएंगे, जनता से पूछ के हम उम्मीदवार बनाएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के लोग अब यही बहाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र की जनता से पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी में मैं रहूं या भारतीय जनता पार्टी में चले जाऊं। अगर वहां की जनता ये कहेगी कि भाई नरेंद्र मोदी के शरण में जाना है तो पार्टी छोड़ देंगे। पांचों के पांच ये कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले तो जनता ने तो चुनाव में केजरीवाल को आईना दिखाई दिया था, अब और दिखा देगी। देखिए, जो नटवर लाल होते हैं जी। सामाजिक जीवन में ज़्यादा दिन तक उनका फ्रॉड जो है वो चलता नहीं है, किसी न किसी दिन वो एक्सपोज होना ही है। जी। अगली खबर में बात सत्येंद्र जैन की, जो जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर 12 दिसंबर यानी कि कल सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन लगता है जेल में रहना नहीं चाहते, बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उनको बाहर निकाला जाए। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित है और ये एक लीगल ऑप्शन जो उनका अधिकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन अब क्या होगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वापस मसले को हाई कोर्ट ही भेज देगा कि मसला जब हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों नाक घुसड़ने की कोशिश करेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन भी करता है तो ईडी के सीबीआई के वकील जज साहब को दिखाएंगे वो वीडियो मसाज वाला जी। वो वीडियो कि किस तरीके से जेलर जो है वो इनके सेल में बैठ करके बकायदा इनको अटेंड कर रहा है। 4-4, 5-5 नौकर अटेंडेंट लगा दिया गया है। वो जेल है फॉर गॉड से, कोई रिसॉर्ट नहीं है। तो जब ये सारी बातें किसी भी जज के सामने आएगी तो यही कहेंगे कि भाई जो आदमी जेल के अंदर रह के सिस्टम को मैनिपुलेट कर पा रहा है, ये इतना शक्तिशाली व्यक्ति, चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, उसका इतना सखा, इतना क्लोज, इतना बड़ा हमराज, इसको अगर बाहर जाने दिया जाए ये तो सबूतों के साथ छेड़खानी करेगा, गवाहों के साथ छेड़खानी करेगा। इसीलिए अब तक न बेल मिल पा रहा है। अब ये जो कांड, जो सीडीज बाहर आए हैं, उसके बाद से सत्येंद्र जैन का जेल से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। मतलब कल सुनवाई में भी बड़ा झटका लगने वाला है। बिल्कुल झटका ही झटका लगेगा। पाप करेंगे तो फल कौन लेगा। ये तो डिवाइन जस्टिस है। कब तक दुनिया को बेवकूफ बना करके आप राज करोगे। किसी न किसी दिन ऊपर वाले के डंडे से पनिशमेंट तो आपको मिलना ही मिलना है। जी। आज की आखिरी खबर में बात दिल्ली की राजनीति से जुड़ी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आदेश गुप्ता ने अपना इस्तीफा जेपी नड्डा को भेजा था। जेपी नड्डा ने आदेश गुप्ता के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। आदेश गुप्ता की जगह अब वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है, क्या राय है आपकी? देखिए, बिल्कुल सही किया। ये स्वस्थ एक प्रथा है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप किसी चुनाव को लीड कर रहे हैं और हार जाते हैं तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन यहां मसला कुछ और भी है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव करती है और खास करके जहां मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता और मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, कई सारी जगहों पे आप अपने अपोनेंट को देखते हुए सही फैसले करने में चूक जाते हैं। दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला नटवर लाल से है। ये आदेश गुप्ता जी मेरे सिंपल आदमी, न ठीक से बोल पाते हैं, न मैनिपुलेट कर पाते हैं। आपको तो एक बिल्कुल वाक पटुता में जो एकदम माहिर हो,
केजरीवाल के हर बात, हर ड्रामा, हर नौटंकी का जवाब उसी की भाषा में दे, वैसे व्यक्ति को दिल्ली का कमान देना चाहिए। मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री है तो जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का हो, बीजेपी में ऐसा चतुर हो कि केजरीवाल को पहले से वो प्रिएम्प्ट कर सके कि अगला कदम केजरीवाल का क्या होगा, अगली नौटंकी क्या होने वाली है, और उसको फौरन बिना समय गवाए हुए उस पर अटैक करता रहे। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी इस नटवर लाल का मुकाबला कर पाएगी। अदरवाइज ये इतना तेज है, इतना शातिर है कि इतने सारे घोटाला करने के बाद भी ये व्यक्ति खुद को कट्टर ईमानदार कहता है। आप ये समझिए कि कितना बेशर्म व्यक्ति है ये, कि सब कुछ आंख के सामने है, मंत्री जेल के अंदर है, मंत्री को तुम हटा नहीं रहे हो, तुम्हारी चहेती उसके ऊपर भी भर्ती घोटाले का आरोप लग गया, आरोप तय भी हो गया, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, और मीडिया वाले के सामने खड़े होकर के बोले मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। तो इस तरह के लोगों से आपको लड़ना है तो वैसे ही शार्प व्यक्ति की जरूरत है दिल्ली बीजेपी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।